Hello friends, today I come in front of you to teach class 10th history chapter 1, that is the rise of nationalism in Europe. Before starting the chapter, I wanted to tell you that I have made science chapter 1 chemical reaction and equation. Please see that video also, and if you want that I will make more video on science or also in history, then please tell me on comment box. Thank you. Okay friends, let's start the chapter. आपके बुक में सबसे पहला जो फिगर दिया हुआ है वो फ्रेडरिक सोरेव के द्वारा 1848 में बनाया गया। फ्रेडरिक सोरेव जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने 4 पिक्चर का एक सीरीज बनाया था। ये हमारा पहला पिक्चर है, जो कि जिसमें आप देख सकते हैं कि मैन एंड वुमेन ऑफ यूरोप वर मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन लाइन लाइक स्ट्रेट लाइन। उसमें उन्होंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अपना गोल मान के उन्होंने ट्रेन जैसे मार्च करते हुए उन्हें दिखाया गया है, दर्शाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक फीमेल के पिक्चर को वहाँ पे दिखाया है, जिसे उन्होंने अपना गोल मानकर चलते हुए यूरोप के मैन और वुमेन को दिखाया है। आप जैसा कि आपने 9th क्लास में भी देखा होगा कि लिबर्टी को आर्टिस्ट पहले के समय में फीमेल फिगर के द्वारा रिप्रेजेंट करते थे, वैसा ही ठीक इस केस में भी हो रहा है। एक फीमेल का आप फिगर अपने पिक्चर में देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट अपने एक हाथ में रखा है और चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन दूसरे हाथ में रखा है। आप देख सकते हैं उस फिगर में नीचे की तरफ कुछ पिक्चर कुछ मुकुट और पेपर्स ऐसे बिखरे हुए हैं, जो कि मोनार्क को दर्शाता है। और वहीं ऊपर की तरफ उन सेंट्स क्राइस्ट दिखा रखा है, जो कि उनके काम को शाबाशी दे रहे हैं, उनके काम को वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके यूनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप आगे की तरफ देख सकते हैं कि उस लिबर्टी के सिंबल को जो फीमेल रिप्रेजेंट कर रही है, उसे स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड स्टेट पार कर चुका है। मतलब इस समय तक इन्होंने जब ये पिक्चर बनाया है, तब यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड नेशन बन चुके थे। वहीं फ्रांस, जर्मनी, जो कि 3 फ्लैग ट्राई कलर फ्लैग से दर्शाया गया है, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड। आपको ये जानकर इंटरेस्टिंग लगेगा कि उस समय जर्मनी नाम का कोई देश था ही नहीं। उस समय जर्मनी बहुत से टुकड़ों में था और उसको हम प्रसिया नाम से जानते थे। पर इन्होंने अपने एक विजन के द्वारा ये दिखाया है, इन्होंने अपने एक ड्रीम को, जो कि डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक इनका ड्रीम था, उसे इस पिक्चर के द्वारा दर्शाया है इन्होंने। और इसी जर्मनी को फॉलो करते हुए कितने ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिलिसेज, लोम्बार्डे, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया दिखाया गया है। और ऊपर की तरह सेंट एंजल्स दर्शाते हैं उनके फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप को, उनको सिंबलाइज करने के लिए उन्होंने ऊपर के तरफ आसमान में सेंट और क्रिस्ट को दर्शाया है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टर्म्स याद करने जरूरी हैं, जैसा कि एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट मतलब होता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो कि डिक्टेटरशिप पर हो, जहां पर डिक्टेटरशिप हो, जैसा वो गवर्नमेंट चाहे वैसा करे, उन्हें कोई रोक टोक ना कर सके, वैसे टाइप को गवर्नमेंट को हम डिक्टेटरशिप कहते हैं। और दूसरा टर्म है यूटोपियन। यूटोपियन मतलब एक ऐसी टाइप की सोसाइटी के बारे में इमेज करना जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, पर एक पॉजिटिव वे में इमेज करना है ऐसी सोसाइटी को। प्लेबिसाइट, डायरेक्ट वोट किसी को, जैसा कि हम अपने देश में देख सकते हैं, सबके पास राइट है वोट करने का। ऐसे जहाँ पे पीपल वोट कर सके, डायरेक्ट वोट कर सकते हैं, एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सके कोई प्रपोजल को, उसे हम प्लेबिसाइट कहते हैं। सफरेज, राइट टू वोट को हम सफरेज कहते हैं। राइट टू वोट मतलब यहाँ पर कंपलसरी नहीं है कि जैसे हमारे देश में होता है सभी मैन एंड वुमेन राइट है उनको वोट देने का। आप फ्रांस के केस में देख सकते हैं, वहाँ पे भी सफरेज था, पर वहाँ पर सारे मैन एंड वुमेन को राइट नहीं था। वहाँ पर जो मैन के पास प्रॉपर्टी नहीं थी और वुमेन के पास राइट्स नहीं थे वोट देने के। यहाँ पर सफरेज का मतलब ये नहीं कि सारे लोग ही वोट दे सकते हैं। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है पुराने ख्यालों वाले लोगों को हम कंजर्वेटिव कहते हैं, जो सोसाइटी में चेंज नहीं चाहते थे उस समय। फेमिनिस्ट मतलब होता है
जो पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ जेंडर, मतलब जितने मैन को राइट्स मिलने चाहिए उतने वुमेन्स को राइट मिलने चाहिए, वैसे ख्याले वाले लोगों को जो उसमें बिलीव करते हैं उन्हें हम फेमिनिस्ट कहते हैं। नाउ एथनिक मतलब ग्रुप और रिलेट करते हैं जो कॉमन कल्चर को बिलीव, जो कॉमन कल्चर जिनका होता है, या फिर कोई कॉमन रेस से वो बिलोंग करते हैं, या फिर कॉमन जिनका बैकग्राउंड होता है, पुअर तो पुअर बैकग्राउंड से, रिच तो रिच बैकग्राउंड से, मोनार्क बैकग्राउंड तो मोनार्क से। एलिगोरी मतलब द आइडिया विच इज एक्सप्रेस थ्रू अ पर्सन और अ थिंग। जो आइडिया को कोई पर्सन एक्सप्रेस करता है उसे हम एलिगोरी कहते हैं। एलिगोरी स्टोरी हैज टू मीनिंग, एक लिटरल और एक सिंबॉलिक तरह से उसको हम दर्शा सकते हैं। नाउ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9 में भी पढ़ा है, वही फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे। कितने लोग भूल गए होंगे, इसलिए मैंने इसे दोबारा यहाँ पर बता रखा है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन यही एक फर्स्ट एक्सप्रेशन था। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन फर्स्ट एक्सप्रेशन नेशनलिज्म का था। नेशन बनाने का ये फर्स्ट एक्सप्रेशन था जो कि था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से शुरू होता है। नेशन बनाने का रूट जहां उसकी जड़ें हैं वो हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन को कह सकते हैं, जो कि 1789 से आया था। अब इससे जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था तो मोनार्की को, फ्रेंच सिटीजन पावर था जो मोनार्क के पावर से पावर फ्रेंच सिटीजन में ट्रांसफर हो गया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हम लोगों को ये प्रेरणा मिलती है कि एक नेशन को, एक कॉन्स्टिट्यूशन को कोई किंग या मोनार्क नहीं बनाता, उसे बनाते हैं वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को नेशन के वहाँ के लोग बनाते हैं और उसके डेस्टिनिटी को शेप लोग ही देते हैं, डेस्टिनी को उसके शेप लोग ही देते हैं। और फ्रांस जो था वो शुरू से ही अपने आप को एकता दिखाने के लिए कितने आइडेंटिटी यूज करता था। जैसे हम ला पैट्री यहाँ पर PATR होगा, PATRIE, ला पैट्री, जो कि द फादरलैंड के नाम से इसका मतलब दिया हुआ है। मतलब कि एक तरह से जैसे कि हमारे तरफ भारत माता, वैसे ही उनके फ्रांस में इसको ला पैट्री कहते थे। और ली सिटियोन मतलब कि ये अपने आप को एक ग्रुप दिखाने के लिए कि हाँ हम लोग एक ग्रुप से हैं, हम लोग जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हम लोग पहले इंडियंस हैं, कोई भी कास्ट वास्ट में हम लोग नहीं भी कास्ट वास्ट से ऊपर उठ के हम लोग पहले इंडियंस हैं, वैसे ही ये भी कहते थे कि हम ली सिटियोन हैं अपने और भी जो उनके डिवीजन होते थे उससे पहले। अब हम देखेंगे नेशनल असेंबली वो एक बनाते हैं जो कि एक्टिव सिटीजन से जो कि एक्टिव सिटीजन उनके मिलके बनाते हैं और उसे स्टेट जनरल के नाम से, स्टेट जनरल से उन्हें नेशनल असेंबली बना दिया जाता है। वही उनका पार्लियामेंट भी होता है, उसे वो बना देते हैं। वो नए न्यू हाइम्स बनाते हैं, कंपोज करते हैं। हाइम्स मतलब एक तरह से भजन ले सकते हैं हम। वो नए नए भजन के द्वारा ओथ्स लेते हैं, अपने वचन लेते हैं, ओथ लेते हैं। अपने मार्टियर्स जो शहीद हो गए थे उनकी आज़ादी कराने के लिए उन्हें वो रिस्पेक्ट देकर अपने आप को एकता दिखाना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारे देश में अगर कोई शहीद हो जाता है तो हम सब, या फिर क्रिकेट का मैच होता है तो हम सब अपने आप को एकजुट समझते हैं उस समय पे। जैसे वर्ल्ड कप क्रिकेट का होता है तो सब लोग एकजुट समझ के अपने इंडिया को जिताना चाहते हैं। वैसे वैसे वो फीलिंग्स लाने के लिए वो ये सब काम करते हैं। और वो एक चीज़ करते हैं कि वो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एक करते हैं। जैसे सेंटर में कोई रह के पूरा एक मोनार्क को रूल करेगा, डिवीजन वाइज नहीं रहेगा। और इसके बाद वो एक लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज पूरे फ्रांस के लिए एडॉप्ट करते हैं जो कि फ्रेंच रहता है। और लिखने के लिए पेरिस लैंग्वेज को वो एडॉप्ट करते हैं। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया। न्यू हाइम्स भजन टाइप और ओथ्स और मार्टियर्स जो शहीद लोग थे उन्हें वो सराहना देते हैं, उन्हें वो रिस्पेक्ट देते हैं। और इंटरनल कस्टम और ड्यूटीज वो चीज़ होता है कि जैसा कि आप लोग इंटरनल कस्टम उसे कह सकते हैं। जैसे एक मान लीजिए ये कंट्री है, नेशन है, तो इसमें एक जगह यहाँ पर आप अगर यहाँ से इधर की तरफ जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर भी टैक्स देना पड़ेगा। फिर आप अपना कंट्री अगर यहाँ से आप इस एरिया में आप अपने एक विलेज से या एक सिटी से निकल के दूसरे सिटी में जा रहे हैं तो आपको अपने सिटी में भी टैक्स देना पड़ेगा। फिर आप दूसरे अगर सिटी में जा रहे हैं तो आप वहाँ पर भी टैक्स देंगे। ऐसे को हम इंटरनल कस्टम ड्यूटीज कहते हैं, उन्होंने हटा दिया और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट लाया। जैसे कि हर जगह 5 किलो, एक तरह से आप समझ सकते हैं हर जगह इतना है तो इतना ही रहेगा। कितने जगह ये था कि इतने का मतलब 5 किलो, कितने जगह 5 किलो होता था और कितने जगह उसी को
वो 6 किलो के भाव में समझते थे, इसलिए वो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट और मेजर एडॉप्ट करते हैं। और रीजनल डायलेक्ट्स जो उनके रीजन भाषा होते थे उन्हें वो डिस्करेज करके फ्रेंच भाषा को वो अपने उठाते हैं वो लोग। ओके, और वो अपने आप को ग्रुप में दिखाने के लिए, अपने आप को एकता दिखाने के लिए वो पूरे यूरोप का ये कहते हैं कि ये जो है फ्रांस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे यूरोप को नेशन वाइज बनाने का, हर जगह नेशन बनाने का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्रांस को है। वो ये चीज मानते हैं और वो फ्रेंच भाषा को अपना नेशनल लैंग्वेज मानते हैं। फ्रेंच भाषा को प्रमोट करते हैं अपने नेशनल लैंग्वेज के रूप में। और उन्होंने अपना एक मिशन बना लिया था कि हमें पूरे यूरोप को ऐसे ही उन्हें अपने यूरोप के लोगों को हटाना है। डेपोटिज्म मतलब जिसका जैसे खानदान वाइज चला आ रहा है कि आज मीन्स नेपोटिज्म मतलब जो भाई भतीजा के बच्चे ही आपके जैसे मोनार्क टाइम में, जैसे किंग टाइम में हमारे यहाँ पहले हुआ करता था। और डेपोटिज्म मतलब कि कोई व्यवस्था नहीं, आज आया तो आज आपके राज्य को किसी और ने छीन लिया। जैसे कोई भी नेशन पहले नहीं हुआ करता था, पहले कोई नेशन नहीं हुआ करता था। इंडिया ये सब कोई इंडिया और जैसे फ्रांस हो गया ये सब कोई नेशन नहीं था। जर्मनी कितने पार्ट्स में बटे हुए थे, वो ये नेशन बनाने का उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रखी थी। ओके, अब हम देख सकते हैं कि नेपोलियन की उसके बाद एंट्री होती है। जब जेकोबिन क्लब बनते हैं तो जेकोबिन क्लब से कितने लोग यूरोप के वो प्रेरणा लेते हैं और कितने लोग यूरोप में जेकोबिन क्लब उस टाइम बनता है। फिर उसके बाद आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा होगा फ्रांस में जेकोबिन क्लब भी हट जाता है और उन्होंने डायरेक्टरी बनाते हैं वो। तो उसके बाद भी नेपोलियन इतने मतलब वहां पर लोग खुद को अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे थे। फिर नेपोलियन आता है और नेपोलियन उन्हें वो फ्रांस को अपने अंडर ले लेता है। और नेपोलियन जब लेता है अपने अंडर तो नेपोलियन की वजह से कितने लोग खुश भी थे, क्योंकि नेपोलियन कुछ अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म बहुत अच्छे नेपोलियन करता है। जैसे कि उसने रिमूव कर देता है वो सारे प्रिविलेज जो होते हैं बेस्ड ऑन बर्थ, मतलब आपके बर्थ से कितने प्रिविलेज मिलते हैं वो सारे वो रिमूव कर देता है। वो जो रिफॉर्म लाता है उसे हम सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियनिक कोड के नाम से जानते हैं। वो वैसे डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर देता है फ्रांस में, पर वो बहुत अच्छे काम करता है, इसलिए लोग उसके सपोर्ट में भी रहते हैं। और जैसा कि वो इक्वालिटी इस्टेब्लिश कर देता है, बिफोर लॉ इक्वालिटी इस्टेब्लिश करता है। और राइट टू प्रॉपर्टी लोगों का वो सिक्योर करता है, मतलब आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी होगा। फ्यूडल सिस्टम वो एबॉलिश कर देता है और फ्यूडल सिस्टम वो रिमूव कर देता है। आपको फ्यूडल सिस्टम मैंने पहले बता दिया है। और फ्रीड पीजेंट्स को वो सर्फडम और मेनोरियल ड्यूज से फ्री कर देता है कि मतलब उन्हें अब कोई टैक्स वैक्स नहीं देना है। पहले से उन पे कितना टैक्स लगा के रखा था, राजा के अंदर एक सामंत रहेगा ऐसे टाइप का, और उधार दिया था कितने पहले से, वही अब उन्हें लेने के लिए वो तंग करते थे कितने जमींदार। वैसे ही जैसे राजा के अंडर कितने तंग करते थे, जितने रिच लोग होते थे उन्हें दबा कर रखते थे, ये सब वो हटा देता है। ये सब उसके अच्छे चीज होते हैं। और गिल्ड सिस्टम वो रिमूव कर देता है कि जैसे कि ग्रुप नहीं कोई बना सकता, वो रिमूव कर देता है कि अब आप ग्रुप बना सकते हैं। मर्चेंट्स के द्वारा ग्रुप नहीं बनाया जा सकता, वो रिमूव कर देता है। वो ये चीज को गिल्ड सिस्टम को रिमूव कर देता है और ट्रांसफर और कम्युनिकेशन सिस्टम पर ध्यान देता है। ट्रांसफर और कम्युनिकेशन सिस्टम वो इम्प्रूव करता है और एक नेशनल करेंसी वो अडॉप्ट करता है। मतलब पहले ऐसा होता था कि आप इतने लेकर जाओ, चावल आपको चाहिए तो आप जूता ले लो। अब ऐसा मतलब कोइंसिडेंस भी उस समय चाहिए होता था कि अगर आपको चावल चाहिए, आपके पास चावल है, और आपको अगर जूता चाहिए तो जिसके पास जूता है उसके पास चावल की नीड होनी चाहिए, उसे चावल की जरूरत होनी चाहिए, तभी आपको जूता मिल सकेगा। ऐसे चीज़ों को इसलिए वो इम्प्रूव करने के लिए वो कॉमन नेशनल करेंसी ला देता है, जिससे लोग उससे बहुत खुश होते हैं कि हाँ ये कुछ कर रहा है। फिर उनका और जितने यूरोप के लोग थे उससे प्रभावित होकर वो चाहते हैं कि वो उसे वेलकम करते हैं। यूरोप के लोग नेपोलियन को अपने देश में बुलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं काश हम भी नेपोलियन के अंडर होते, काश उसने कितने अच्छे चीज एडॉप्ट कराया, कितने अच्छी तरह से वो रूल कराया, काश हम भी नेपोलियन के अंडर रहते हैं। और जब नेपोलियन उनको कब्जा कर लेता है, नेपोलियन उन्हें कब्जा कर देता है, तो उनका यही इंथुजियाज्म जो होता है वो धीरे धीरे हॉस्टिलिटी में टर्न हो जाता है। उन्हें अब बेकार लगने लगता है कि नेपोलियन मतलब उनका जो इंथुजियाज्म होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उसका रीजन क्या था, अब आप रीजन जानेंगे। देखिए मैंने
कितने अच्छी तरह से, अगर आप देखे होंगे कि नॉलेज आपके पास आपके दोस्तों से भी ज़्यादा होता है, फिर भी आप मार्क्स में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि आप अच्छे से लिख नहीं पाते। फिर भी आप देख सकते हैं कि मैंने हर जगह पॉइंट वाइज लिख रखा है। ऐसे ही आप अगर बोर्ड में भी लिख दें तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता। अब आप देख सकते हैं कि वो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट लाता है, लेकिन वो हर एक को मतलब हर एक को फ्रांस के अंडर ही रहना पड़ता है। वो जैसे फ्रांस के अंडर ही, फ्रांस ही उनका किंग होता है। जैसे हम उनको ऐसा लगने लगता है जैसे हम ब्रिटिशर्स के अंडर आ गए थे, वैसे उन्हें फीलिंग आने लगती है। और वो टैक्स इंक्रीज कर देता है, क्योंकि वो बाकी यूरोप पर भी अपना कब्जा जमाना चाहता है, इसलिए वो टैक्स इंप्रूव करता है, सेंसरशिप ला देता है कि जो न्यूज में छपेगा उसके हिसाब से छपेगा ये सब। और वो फ्रांस आर्मी में लोगों को वो मजबूरन फ्रांस आर्मी में डालता है। वो लोगों को मजबूर करता है कि आपको फ्रांस आर्मी में आना ही है, आपके लिए कंपलसरी कर देता है जितने आदमी होते हैं। अब आप ही बताइए, अगर आपसे कोई जबरदस्ती बोले आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो आपको खुद बेकार लगेगा। और वो भी आपके देश के लिए तो आप तो बहादुर हैं, आप चले ही जाएंगे। लेकिन अगर किसी और के देश के लिए और किसी और के लिए आप जाना को बोले, अगर बोले आपको अगर चाइना के लिए लड़ने जाना है तो आपको बेकार लगेगा। इसलिए इनको भी बेकार लगता है। और ये फ्रांस आर्मी में ये जबरदस्ती आर्मी में लोगों को डालता है ताकि वो और भी यूरोप में कब्जा कर सके।